हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर करेंगे नेताजी का चश्मा, जो कि साहित्य सागर का आपका 4th चैप्टर है। और नेताजी का चश्मा यह जो कहानी है, इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। और इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश जी बताना चाहते हैं कि एक कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, परंतु उस पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। और एक हालदार साहब हैं, एक व्यक्ति, एक कैरेक्टर जो कि मुख्य पात्र है इस कहानी का, हालदार साहब। तो वे किसी काम से हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। वे देखते थे कि हर बार नेताजी की आंखों पर एक नया चश्मा लगा होता था। और एक बार उन्होंने पान वाले से इसके बारे में पूछा, तो उसने उन्हें बताया कि वहाँ एक कैप्टन नाम का बूढ़ा लंगड़ा आदमी है, जो कि वही नेताजी की मूर्ति के चश्मे को बदल कर जो है, मतलब चश्मा पहनाता है हर बार, जो कि चश्मा बदला रहता है, तो उसी की वजह से। तो इस प्रकार काफ़ी समय बीत गया। एक बार हालदार साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, और पूछने पर उन्हें पता चलता है कि जो कैप्टन चश्मे वाला है, जो हर बार चश्मा बदलता रहता है, तो उसकी मृत्यु हो गई है। पर जब अगली बार फिर हालदार साहब वहाँ से गुजरते हैं, तो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा हुआ है। तो सरकंडा एक प्लांट होता है, पौधा होता है, और सरपत उसको बोलते हैं। तो उसका जो है चश्मा ऐसे ही टेम्पोररी बच्चों ने खेल में बच्चे बनाते हैं, तो वही बना करके नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं। तो यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, वे भावुक हो उठे हालदार साहब। तो सब मिलाकर इस कहानी के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि सब नागरिकों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, वह अपने समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। जितनी उसकी हैसियत है, उसकी क्षमता है, वह उस हिसाब से कुछ न कुछ कर सकता है। जैसा कि कैप्टन एक साधारण और सामान्य आदमी था, परंतु उसमें भी अपने देश के प्रति प्रेम था। वह अपनी यह देशभक्ति, देश के प्रति जो प्रेम था, वह अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार इसको स्पष्ट करता है, व्यक्त करता है। जो कि एक चश्मे का व्यापारी था, फुटकर वो फेरी लगाने वाला, तो इस तरह से हर बार वह चश्मा बदल देता था। तो इस तरह से लेखक यहाँ पर बताते हैं कि देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार हमें उसे व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, और ऐसा करना चाहिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो कस्बा मतलब जो कि शहर से थोड़ा छोटा, और गांव से बड़ा थोड़ा सा, मतलब एक छोटा सा नगर, ऐसा शहर। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन, हर 15 डेज़ में लगभग अपनी कंपनी के काम से, जिस कंपनी में काम करते थे, तो उस कंपनी के काम के सिलसिले में उससे संबंधित
उन्हें उस कस्बे से गुजरना पड़ता था जिस कस्बे की बात यहाँ पर हो रही है। वह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। तो कस्बा बस्ती छोटा सा शहर बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान, पक्का मकान जो ईंट सीमेंट का, सीमेंटेड जिसमें हम आप रहते हैं, तो पहले ज़माने में मिट्टी का घर हुआ करता था। तो इस तरह के मकान नहीं हुआ करते थे, बहुत कम लोगों के पास थे, तो उसको पक्का मकान बोलते हैं। और जिसमें पहले लोग रहा करते थे वो कच्चा मकान ऐसा कहते थे। तो जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे वहाँ पर। और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा केवल एक ही बाज़ार था, बाज़ार मार्केट। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, मतलब जो थिएटर था बिल्कुल ओपन, और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो एक ठो मतलब एक नगर पालिका, महानगर पालिका जो होती है। तो यहाँ पर जो चूँकि महानगर बहुत बड़ा शहर होता है, जैसे मुंबई महानगर तो 4 होते हैं, 4 हैं अपने देश में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। तो नगर मतलब शहर और महानगर मतलब जो बहुत बड़ा शहर हो। तो जैसे मुंबई में अपना महानगर पालिका है, तो वैसे ही छोटे छोटे शहरों में नगर पालिका हुआ करती है। तो नगर पालिका तो थी, तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, कोई न कोई काम। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, पक्की सीमेंटेड करा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, सुलभ शौचालय, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो जो पक्षियों के दाना चुगने के लिए, पानी पीने के लिए, तो कहीं कहीं पर चौराहे पर होता है, तो वहाँ पर ढेर सारे कबूतर वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो वहाँ एक छतरी जैसा, उधर छाया में भी बैठ सकते हैं, बारिश में भी बैठ सकते हैं, और पानी और वहाँ पर कुछ अनाज का इंतज़ाम किया जाता है। तो इस तरह से कबूतरों की छतरी बनवा दी। तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए, कवि सम्मेलन। और इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड ने, किसी उत्साही विभाग ने, डिपार्टमेंट ने, या फिर प्रशासनिक मतलब सरकारी अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाज़ार मेन जो मार्केट था, तो मुख्य बाज़ार मेन मार्केट के मुख्य चौराहे पर, मेन चौराहे पर, चौराहा जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं, तो वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर मतलब मार्बल की, जो सफ़ेद पत्थर होता है जिससे ताजमहल बना हुआ है, संगमरमर की एक प्रतिमा, एक मूर्ति लगवा दी वहाँ पर। तो किसने लगवाई? तो यहाँ पर ऐसा दिया है कि किसी उत्साही बोर्ड ने, बोर्ड मतलब एक तरह से विभाग उनका, नगर पालिका का, या फिर प्रशासनिक सरकारी किसी अधिकारी ने, तो वह प्रतिमा लगवा दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और कहाँ पर लगवाई? मेन मार्केट के मेन चौराहे पर, मुख्य चौराहे पर। और यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। यह जो पूरी कहानी है उस बस्ती के बारे में, उस नगर के बारे में नहीं, केवल चौराहे पर वह जो प्रतिमा बनी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, यह कहानी बस उसी प्रतिमा के बारे में मात्र है। बल्कि यह कहो आप कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में, मतलब उस पूरी प्रतिमा के बारे में भी यह कहानी नहीं है। प्रतिमा मूर्ति, तो पूरी मूर्ति के बारे में भी नहीं, मात्र उस मूर्ति पर जो लगाया हुआ चश्मा था, मात्र उसी चश्मे के बारे में यह पूरी कहानी है। पूरी बात तो अब तक पता नहीं, मतलब पूरी बात क्या है उस मूर्ति के बारे में, कि वहाँ पर प्रतिमा किसने लगवाई, किसने बनाई, चश्मा ओरिजिनल उसका कहाँ है या ऐसा कुछ, तो पूरी बात पता नहीं। लेकिन लगता है ऐसा, लेखक को लगता है, वह अंदाज़ लगाता है, अनुमान लगाता है
कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, ऐसा लगता है कि जिसने बनवाया उसको देश के अच्छे अच्छे जो मूर्तिकार हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, उनकी जानकारी उसे नहीं थी। और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण तो जो मूर्ति लगी है या अगर मूर्ति अच्छी बनवाई जाती तो उसकी जो लागत है, लागत जो उसकी खर्च है, तो उसका जो अनुमान अंदाज़ा लोगों ने लगाया होगा। और फिर उपलब्ध मतलब उनके पास जो मौजूद बजट है, तो जो उनके पास उपलब्ध जो पैसे हैं उससे कहीं ज़्यादा होगा। क्या होगा? वह जो लागत, जो खर्च है। तो जितना उस प्रशासनिक अधिकारी के पास पैसा होगा या फिर किसी उत्साही बोर्ड जिसने उसे बनवाया, तो उनके पास जितना पैसा उपलब्ध होगा, शायद मूर्ति उससे और महंगी आए। तो शायद इस वजह से जो है काफ़ी समय उहापोह मतलब कि निश्चय अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क, तो सब मिलाकर एक तरह से कन्फ्यूज़न कि क्या करें, मूर्ति कैसे बने, किस तरह की मूर्ति बनवाएं ताकि जो हमारे पास जो बजट है, जो हमारे पास पैसा है, उतने में एडजस्ट हो जाए। तो इन सब कन्फ्यूज़न में उहापोह मतलब करें या ना करें, ऐसा इस कन्फ्यूज़न में और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। तो काफ़ी समय इसी कन्फ्यूज़न में और चिट्ठी पत्री में बर्बाद बेकार हुआ होगा। अब चिट्ठी पत्री इसलिए क्योंकि जो सरकारी काम होता है उसमें काम कम पर जो पेपर वर्क होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर दिया चिट्ठी पत्री में ज़्यादा समय बर्बाद हुआ होगा। कन्फ्यूज़न में भी कि क्या करें, निश्चय नहीं हो पा रहा होगा कि क्या करें, कैसे मूर्ति बने, तो इसमें ढेर सारा समय, काफ़ी समय बर्बाद हो चुका होगा। और बोर्ड की जो शासनावधि है, तो बोर्ड मतलब एक तरह से यहाँ पर जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, तो उसकी जो 5-5 साल की नगर पालिका का जो चुनाव होता है, तो उसका जो शासन मतलब जो उसका ड्यूरिंग टाइम है उसके प्रशासन का, तो वह बिल्कुल एकदम ख़त्म होने को होगा, समाप्ति पर होगा। तो शासनावधि मतलब जो टाइम का जो लिमिट है वह समाप्त होने की घड़ियों में, घड़ी मतलब ऐसे समय में किसी स्थानीय मतलब वहाँ के लोकल कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो कहने का मतलब कि जो स्थानीय मतलब वहाँ लोकल आसपास का कोई कलाकार होगा तो उसी को यह अवसर दिया गया, ऐसा डिसीज़न लिया गया होगा। मतलब ये कल्पना कर रहा है हवलदार साहब। क्या कल्पना कर रहा है वो? कि मूर्ति को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी जिसने मूर्ति बनवाई, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसने भी मूर्ति बनवाई उसके पास बजट कम होगा और मूर्ति में खर्च अधिक आ रहा होगा, और इस वजह से काफ़ी समय तो ऐसे ही कन्फ्यूज़न में, अनिश्चय की स्थिति में या पेपर वर्क में, चिट्ठी पत्री में चला गया। और फिर जो बोर्ड की जो शासनावधि थी, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो टाइम था, टाइम लिमिट था, वह बिल्कुल ख़त्म होने को होगा। तो ऐसे टाइम में उसने क्या किया कि जो लोकल स्थानीय कलाकार था उसको ही शायद चांस मिला होगा, उसको ही देने का निर्णय, डिसीजन लिया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा। तो ऐसा हवलदार साहब की कल्पना है कि ऐसे अंतिम समय में हो सकता है कि जो यहाँ पर एक ही हाई स्कूल है और वहाँ पर एक ही इकलौता ड्राइंग मास्टर भी होगा, मान लीजिए उसका नाम है मोतीलाल जी, तो उसी को यह जिम्मेदारी दे दी होगी, काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो कहने का मतलब उसने, उस ड्राइंग मास्टर ने बताया होगा, विश्वास दिलाया होगा कि 1 महीने के अंदर मैं बना के रख दूँगा मूर्ति यहाँ पर, तो शायद उनको यह चांस मिला होगा। फिर जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, तो इसके पहले ही लेखक ने बताया कि मूर्ति संगमरमर की, मार्बल की थी। टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची होगी।
तो वह जो पूरी मूर्ति थी वह सब मिलाकर केवल 2 फीट ऊंची थी। टोपी की नोक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो टोपी पहनते थे सिपाहियों वाली, तो उसकी नोक आगे जो ऊपर बिल्कुल उसकी नोकी है, उसका जो टॉप है, तो वहाँ से लेकर जो कोट पहने हैं उसकी ऊपर से दूसरे बटन तक, तो इतनी ही ऊंची मूर्ति थी। मतलब कोट के दूसरे बटन से लेकर उनका सर पूरा उनका टोपी तक वहाँ तक, तो 2 फीट ऊंची होगी, जिसे कहते हैं बस्ट। दिया है बस्ट बट बेस्ट होगा वो, तो जिसे कहते हैं बेस्ट, और सुंदर थी। वह जो मूर्ति थी वह सुंदर थी, ठीक थी। तो नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम एकदम भोले भाले से, और कमसिन एकदम कम उम्र के, फौजी वर्दी में। फौजी वर्दी मतलब फौजी जो आर्मी है उसके यूनिफॉर्म में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, तो उनके जो स्लोगन है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस तरह के स्लोगन उस मूर्ति को देखने से ही याद आने लगते थे। तो ये सब जो नारे थे जो उन्होंने दिए थे आज़ादी के समय में, तो ये सब नारे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह मतलब एक्सेट्रा आदि याद आने लगते थे। और इस दृष्टि से, इस नज़र से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। तो कहने का मतलब जो प्रयास किया गया था नेताजी की मूर्ति बनाने का, तो वह प्रयास सफल था और सराहनीय मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य था। क्यों? क्योंकि मूर्ति को देखने से ही समझ में आ जाता था कि यह नेताजी की मूर्ति है। क्योंकि मूर्ति को देखते थे तभी नेताजी के स्लोगन याद आ जाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि मूर्ति के देखने पर ही हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी मूर्ति है, यह वह देखते ही समझ में आ जाता था कि यह नेताजी की मूर्ति है। इस तरह से, इस वजह से, इस दृष्टि से यह जो प्रयास था जिसने भी यह मूर्ति बनाई थी, तो वह प्रयास सफल था, अर्थात वह मूर्ति बनाने में सफल था। केवल एक चीज़ की कसर, कमी थी, जो देखते ही खटकती थी। तो खटकना मतलब एक तरह से चुभना, एक तरह से। नेताजी की आँख पर चश्मा नहीं था, ये एक कमी थी उस मूर्ति में। यानी चश्मा तो था, मतलब ऐसा नहीं कि चश्मा नहीं था, चश्मा था उस पर, लेकिन वह संगमरमर का नहीं था। मतलब पूरी मूर्ति जो थी वह संगमरमर की, पर जो चश्मा था वह संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो जो मूर्ति पर चश्मा था वह एक रियल, जो हम सब चश्मा पहनते हैं बिल्कुल वो वाला, वो संगमरमर का नहीं था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तो वहीं चौराहे पर एक पान का दुकान था, तो वहाँ पर वे पान खाने रुके, पान खाने के शौकीन थे वे, तो वहाँ पर रुके। तभी उन्होंने लक्षित किया, तो लक्षित करना मतलब ध्यान देना, ध्यान करना। तो उन्होंने गौर किया, देखा ध्यान से, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो जब उन्होंने मूर्ति को देखा, मूर्ति पर लगे जो असली चश्मा है, एक चौड़ा काला फ्रेम जो मूर्ति को पहनाया गया है, उसको देखा, तो एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मतलब चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई, और कौतुक भरी मतलब जैसे हैरानी से भरी हुई। तो मतलब उनको हैरानी हुई है देखकर, और उन्होंने कहा भी कि वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। तो वहाँ से उन्होंने पान खाया, फिर वहाँ से आगे बढ़े। जीप आगे निकल गई, जीप जिससे वे आते जाते थे। तो
पहले ज़माने में जीप हुआ करती थी, तो एक मोटर गाड़ी का नाम है, थोड़ा ओपन ज़्यादा हुआ करता था। पहले ज़माने में जीप से पुलिस वाले भी, आप पुरानी मूवी वगैरह अगर कोई देखी हो तो वहाँ पर पुलिस वाले जो वो जीप से ही अक्सर सफ़र करते थे। तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई और तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, मतलब यह मूर्ति के बारे में, उसके चश्मे के बारे में वे सोचते रहे, उनके ध्यान में वही चल रहा था सब। अंत में इस निष्कर्ष मतलब परिणाम कंक्लूजन पर निकले कि पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास जो है सराहनीय, प्रशंसनीय, तारीफ के योग्य कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद, मतलब जो हाइट है उसकी लंबाई है, उसका नहीं बल्कि उस भावना का है। कहने का मतलब कि हमें महत्व मूर्ति कितनी महंगी होगी, कितना खर्च आया होगा, कितनी लंबी है, कितनी सुंदर है, तो महत्व इन बात को नहीं देना है, बल्कि महत्व उस भावना का देना है। कौन सी भावना? उसके बनाने के पीछे लोगों की जो देशभक्ति है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो उनका लगाव है, स्नेह है, तो उस भावना को महत्व देना है। वरना तो देशभक्ति भी आज मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो लेखक एक तरह से पूरे समाज पर, पूरे भारतवर्ष के लोगों पर एक तरह से उसने व्यंग्य किया है कि देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। कि मतलब जो आज के समय में जो देशभक्त है वह, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं आज के समय में। फिर दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तो जब दूसरी बार वहाँ से गुजरे तो उनको लगा कि जैसे मूर्ति में कुछ फ़र्क है, कुछ अंतर है। ध्यान से उन्होंने देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। तो वह जो मूर्ति में जो अंतर था वह यह था कि चश्मा जो है वह पहले वाला नहीं, वह दूसरा है। पहले कैसा था कि पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर, मतलब ऐसा गोल नहीं था, चौकोर, स्क्वायर में ऐसा चौकोर चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो अब चश्मा गोल है और जो फ्रेम है उसका बिल्कुल पतले तार वाला जो है उस टाइप से। हालदार साहब का कौतुक, तो कौतुक मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो हालदार साहब का जो कौतुक है, उनकी जो जिज्ञासा है, वह और भी बढ़ा। जानने की इच्छा हुई इस मूर्ति के बारे में, उसके चश्मे के बारे में, कि वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो चूँकि अब मूर्ति जो है संगमरमर की है तो वह रोज़ कपड़े तो नहीं बदलेगी, पर हाँ इतना है कि चश्मा जो है वह तो हर बार बदल ही सकता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब उनका कौतूहल, उनकी जो जिज्ञासा है, कौतूहल उनकी जो जिज्ञासा है वह दुर्दमनीय हो उठा। दुर्दमनीय जिसको रोकना मुश्किल हो, जिसको दबाना कठिन हो। तब पान वाले से ही पूछ लिया। तो मतलब वो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार जब उधर से गुजरते देखते चश्मा बदला हुआ रहता, तो उनको जानने की इच्छा हुई कि आखिर यह क्यों होता है, कौन ऐसा करता है। तो पान वाले से पूछे, जहाँ पर चौराहे पर वे पान खाते थे, तो उसी पान वाले से पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में, उसके खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, मतलब खुद अपने मुंह में पान भर के रखा था। ठूसा होना, भरा होना। वह एक काला मोटा
और खुश मिजाज आदमी था। खुश मिजाज हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला, हमेशा मतलब स्माइलिंग फेस। तो वह काला था, उसका जो रंग था शरीर का वह काला मोटा था। खुश मिजाज प्रसन्नचित्त व्यक्ति था, आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। वह आंखों ही आंखों में हंसता है। उसकी तोंद थिरकी। तोंद मतलब बड़ा पेट, थिरकना मतलब हिलना, वाइब्रेट होना। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। वह क्या करता है, चूँकि यह बोल तो पाएगा नहीं क्योंकि मुँह में पान भरा हुआ है, तो पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, अर्थात जो मुंह में भरा हुआ था उसको उसने थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला। लाल काली, पान खा रहा था लाल, और जो पान खाते हैं तो उनके दांत के बीचों में सब काला काला ऐसा दिखता है। तो इस तरह से बत्तीसी मतलब अपने दांत दिखाकर वो बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार साहब ने प्रश्न किया था उससे कि यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। तो उसने उत्तर में कहा कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, अर्थात वह बदलता है उसको। तो हालदार साहब कहते हैं क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, मतलब उसने जो बताया उनका उत्तर दिया कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, पर हालदार साहब नहीं समझ सके। फिर पूछे कि क्या करता है। वह कहता है कि चश्मा चेंज कर देता है। ऐसा पान वाले ने समझाया कि वह जो कैप्टन चश्मे वाला है वह चश्मा चेंज करता है हर बार। तो हालदार साहब कहते हैं क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब अभी नहीं समझ पाए कि वह क्यों चेंज करता है। तो पान वाला समझाता है कि कोई गिराक मतलब ग्राहक, कोई कस्टमर आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट मतलब उसको जो चौड़े फ्रेम वाला, चौकोर फ्रेम वाला अगर चश्मा चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर से लाएगा, मतलब वो कहाँ से लाएगा। तो अगर उसने वही चौकोर जो चश्मा पहनाया है, अगर ऐसा किसी ग्राहक को चाहिए वो कहीं और से थोड़ी जाएगा खरीद के लाने के लिए, देने के लिए, वो वहीं से निकाल कर दे देगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो मूर्ति पर जो लगाया था वह दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया तो उधर दूसरा चश्मा लगा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ग्राहक वो अगर वह चश्मा चाहिए बिल्कुल वैसा जैसा कि उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर लगा दी है, तो वह वहाँ से निकाल कर उसको दे देता और फिर वहाँ पर दूसरा एक चश्मा बिठा देता, लगा देता। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। क्या समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर बिना चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं आहत करती है। तो आहत करना मतलब चोट पहुंचाना। उसको जब देखते हैं, वह कैप्टन जब नेताजी की मूर्ति को देखता है तो उसको तकलीफ़ होती है, उसको चोट पहुंचती है उसके हृदय में कि नेताजी और बिना चश्मे के, क्योंकि वो तो हमेशा चश्मा लगाए रहते थे, तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं जो इनको चश्मा पहना सके। मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं उनके, तो सब मिलाकर के वह भावुक हो उठता है और नेताजी की जो मूर्ति है वह बिना चश्मे की उसको अच्छी नहीं लगती, उसको तकलीफ़ होती है, उसके हृदय को तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से ऐसा उसको लगता है कि मानो चश्मे के बगैर, बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा हो रही हो सकता है कि नेताजी को असुविधा अर्थात वे बराबर देख नहीं पा रहे होंगे। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध मतलब जो मौजूद हैं, जो प्रेजेंट हैं वहाँ पर उसके पास जो चश्मे, उस गिने चुने फ्रेमों में से, उन चश्मों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं।
लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम, वैसे ही चश्मे की दरकार होती है, दरकार मतलब ज़रूरत, जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा हुआ जो फ्रेम है संभवतः शायद नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तो वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो यह भी अच्छा आइडिया है कि व्यापार का व्यापार और देशभक्ति की देशभक्ति। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, क्या पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो हालदार साहब के मन में एक प्रश्न और उठा। वे कहते हैं पान वाले से कि मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि नेताजी का जो असली चश्मा था, जो ओरिजिनल चश्मा था, जो मूर्ति के साथ बना हुआ था, वह कहाँ गया। तो